to the 99 कोचिंग क्लासेस। दिस इज वैभव और आज हम लोग अपने केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पिछले चैप्टर तक हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जान लिया, पूरी जानकारी हम लोग वहां से ले लिए और अब हम लोग तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, ये चीज आना बहुत जरूरी है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। ठीक है, पहले एक आउटलाइन ले लेते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो चीज है इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जैसे नाम से ही आप लोग को एकदम लग रहा है कि क्या पढ़ना है इस चैप्टर में कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब जितने भी पीरियोडिक टेबल का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, क्लास 11 तक पीरियोडिक टेबल से तो आप लोग ऑलरेडी परिचित होंगे। ठीक है, क्लास 11 अब देखिए तो पीरियोडिक टेबल्स में जो भी एलिमेंट्स पाए गए वो किस बेसिस पे क्लासिफाइड हुए थे प्रीवियस टाइम में। अभी तो आप लोग को बहुत आसान लग रहा है पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट्स को अलग अलग तरह से जो ग्रुप और पीरियड्स में बटे हुए हैं वो सब एलिमेंट्स उसको आसानी से क्लैरिफाई करना, प्रिडिक्ट करना, ये सब आप लोग आसानी से इस समय कर ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रीवियस टाइम में, एशियन टाइम में कैसे इसकी खोज हुई, कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, किसने किसने कोशिश की, किसने एक्सपेरिमेंट्स किए इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सब पहले हम डील करने वाले हैं इस चैप्टर में। मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट्स हम लोग के पास थे उनको क्या किया गया, अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेस पे और सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेस पे क्या किया, एक तरह से क्लासिफिकेशन किया गया उन एलिमेंट्स का। ठीक है, क्यों ऐसा जरूरत हम लोगों को पड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग मतलब प्रीवियसली जब साइंटिस्ट हमारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए थे, 30-35 एलिमेंट के आसपास हो गए थे। ठीक है, तो 30-35 एलिमेंट फिर कुछ साल बाद ऑलमोस्ट 60-65 एलिमेंट्स हो गए थे। मतलब एलिमेंट्स नए डिस्कवर होते जा रहे थे, एलिमेंट्स नए डिस्कवर होते जा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि सिंगल एलिमेंट का प्रॉपर्टीज को क्लैरिफाई करना, उनको चेक करना, उनको बताना वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम। ठीक है, तो हुआ क्या कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिनका नाम हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, हुआ क्या, बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने बेसिक्स के हिसाब से क्या किया, उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स हम लोग के पास थे, ठीक है, उनको किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई करने की कोशिश की गई उन एलिमेंट्स की। ठीक है, तो क्लासिफाई क्यों करना पड़ा, अगर कोई आपसे पूछता है क्लासिफिकेशन की नीड क्या थी, व्हाट वाज द नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, so the answer is that in the previous time there was a lot of elements and to study the property of a single element was very difficult at a time. So what is done, the classification was introduced. Okay, the classification of the elements was introduced and as a group of elements we are going to discuss the classification. ठीक है, उसको क्या किया गया, एक ग्रुप के फॉर्म में क्लासिफाई किया गया अलग अलग को और उसकी क्लासिफिकेशन एज अ होल हम लोग पढ़ने लगे। ठीक है, ठीक, तो ये सब हम लोग इस चैप्टर में अब डिस्कस करने वाले हैं। बाकी और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, टर्म्स इन द केस कि जैसे पीरियोडिक टेबल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, जब साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया इस चीज में क्लासिफिकेशन करने में, तो एक और साइंटिस्ट आए, क्या नाम था उनका, मेंडलीव। ठीक है, एक आउटलाइन दे रहा है इस चैप्टर का। ठीक है, अभी घबराइएगा मत। ठीक है, तो मेंडलीव आए, उन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ दिया, पीरियोडिक टेबल दिया। ठीक है, जो उनका पीरियोडिक टेबल था वो रशियन लैंग्वेज में था। ठीक है, रशियन लैंग्वेज में था। फिर उसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, मॉडिफाई किया और उसको ऐसा फॉर्म में बनाया गया कि पूरी दुनिया उसको पढ़ सके। ठीक है, क्योंकि रशियन वाले लैंग्वेज वाज वेरी डिफिकल्ट टू रीड ऑन, सो डिफरेंट साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड एंड मेड इट रीडेबल टू एवरीवन। ठीक है, तो ऐसा किया उन्होंने। ठीक, इसके बाद कुछ ना कुछ उसके डिमेरिट आए, फेलियर नहीं बोलेंगे हम, डिमेरिट बोलेंगे। उतने बड़े साइंटिस्ट के लिए फेलियर वर्ड यूज करना इज नॉट करेक्ट थिंग। ओके, तो उसके बाद बहुत सारे डिमेरिट आए उनके इसमें, पीरियोडिक लॉ में, पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, लेकिन उनका पीरियोडिक टेबल उस समय बहुत हिट हुआ था। ठीक है, जिस समय उन्होंने दिया था और दुनिया उससे परिचित हो रही थी उनके पीरियोडिक टेबल से, तो उस समय उनका पीरियोडिक टेबल बहुत हिट हुआ। ठीक है, क्योंकि किसी ने सोचा उस स्तर पे जाके, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको क्लासिफाई किया। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के बाद जैसे जैसे उनका डिमेरिट आने लगा तो उनका क्या हुआ कि जो पीरियोडिक टेबल था वो नीचे आने लगा, मतलब अब वो फेल होने लगा। ठीक है, अब लोग उसको ज्यादा महत्व नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो उसी दौरान एक और साइंटिस्ट आए, हेनरी मोजले, नाम याद रखिएगा, हेनरी मोजले, या नहीं भी याद रखेंगे तो अभी फिर से जिक्र आएगा होगा जब हम डिटेल में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे तो
उनका जिक्र फिर से आ रहा है, ठीक है। तो हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, ठीक है। मॉडर्न मतलब उनसे थोड़ा एक स्टेप अहेड हट के, ठीक है। उन्होंने भी एलिमेंट को क्लासिफाई किया किसी बेसिस पे, हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। किसी बेसिस पे क्लासिफाई किया, उसके बाद हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखते हैं, जिसमें पूरा पीरियोडिक टेबल मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। फिर उसमें जो ट्रेंड्स आएंगे, जो भी एलिमेंट्स हैं, कैसे ब्लॉक्स के बेसिस पे एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस बेसिस पे रखा गया है, ब्लॉक्स क्या क्या है, ठीक है। कैसे उन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनका एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लॉट्स ऑफ टर्म्स विल कम इन दिस चैप्टर, ठीक है। मतलब ये पूरा चैप्टर किस पे है, पीरियोडिक टेबल और एलिमेंट्स। नाम क्या है इस चैप्टर का, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी हियर? पीरियोडिसिटी क्या जानते हैं, फिजिक्स में आप लोग पीरियोडिक मोशन पढ़े होंगे, ठीक है। मतलब एक सर्टेन इंटरवल के टाइम, एक सर्टेन इंटरवल के बाद, एक सर्टेन इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी रिपीट होना, ठीक है। एक सर्टेन इंटरवल के बाद जब सेम प्रॉपर्टी रिपीट होती है तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है, क्या एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ इन द फर्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो भी हम नाम लिए हैं, जो 7-8 नाम लिए हैं, वो सब प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ेंगे। उनका पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे कि डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स में, उसका असर, और अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे उसका असर क्या होता है एलिमेंट्स पे, ठीक है। समझ में आया, आउटलाइन समझ में आया, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर, ठीक है। तो व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, आप लोग को आई होप समझ में आ गया। क्यों क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उस समय एलिमेंट्स इतने ज्यादा हो गए थे कि एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को एट अ टाइम स्टडी करना बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब डिस्कवरी शुरू हुई तो ऑलमोस्ट 63-65 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे उस समय, अप्रॉक्स 63 आई थिंक, ठीक है। हाँ 63 हो चुके थे। तो उस समय क्या हुआ, जो साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने अपना अपना नॉलेज लगाया, अपना अपना एक्सपीरियंस लगाया उस चीज में, और एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया मतलब एज अ ग्रुप फॉर्म में उसको रखा, ठीक है, जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक साथ रखा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज अलग अलग रखा, और इस बेसिस पे पूरा क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया, ठीक है। और जैसे जैसे ये चीज आगे बढ़ी, कहानी आगे बढ़ी, जैसे एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने अपनी थ्योरी दी इस पे, ठीक है, अपना रूल बताया, अपना क्लासिफिकेशन बताया, कहीं कहीं उसकी डिमेरिट आई तो फेल किया, अगले साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना थ्योरी दिया, तो ऐसे ये कहानी आगे बढ़ी और मेंडेलिव तक पहुंची, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर का सबसे इनिशियल पार्ट, जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया, उनका नाम क्या था, डोबिनियर, ठीक है। सबसे पहले साइंटिस्ट, और इनका नाम, इसका जो लॉ था किस नाम से जाना गया, ट्राइड्स के नाम से, ठीक है। किस नाम से जाना गया, ट्राइड्स के नाम से, डोबिनियर ट्राइड्स। ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया, सबसे पहले साइंटिस्ट थे, ठीक है। सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे इनिशियली जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो ये थे, कौन थे, डोबिनियर, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या, किस बेसिस पे अपने एलिमेंट्स को क्या किया, एक्सप्लेन किया या क्लासिफाई किया, उस चीज को समझते हैं। तो इन्होंने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में अरेंज किया, 3-3 के ग्रुप में, जिसको ट्राइड होता है। ट्राइड इज व्हाट, द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है। ट्राइड इज व्हाट, ट्राइड इज द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इन्होंने एक सीरीज में 3-3 एलिमेंट को रखने की कोशिश की अपने में, ठीक है। तो एलिमेंट कौन सा समझिए, वो एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी 3 एलिमेंट है, एक्स वाई जेड ए बी सी, व्हाटएवर यू वांट टू सपोज, ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ए बी सी के टर्म में उन्होंने क्या किया, अपने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की, ठीक। कोशिश क्या की, वो कर ही दी। ट्राइड्स मतलब जो उनका नाम था, ट्राइड्स मतलब 3-3 के सीरीज में, 3-3 एलिमेंट्स के सीरीज में उन्होंने एलिमेंट्स को रखा, ठीक है। और कैसे रखा, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, ऑन द बेसिस ऑफ, आई विल से परफेक्टली व्हाट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ठीक है। एटॉमिक वेट के बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स का जो ट्राइड बनाया था उस बेसिस पे उसको रखा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। मतलब जैसे ए है तो इसकी एटॉमिक वेट कम होगा, उससे ज्यादा बी का होगा और उससे ज्यादा सी का होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये ना होता है, ठीक है। छोटा बड़ा उससे बड़ा, ठीक। इस फॉर्म में उन्होंने अरेंज किया, और उन्होंने बोला कि जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा किसी भी ट्राइड में, जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट विल बी द मीन और द
बात समझ में आ रही? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, मतलब मिडिल एलिमेंट का यहाँ पे बी है, ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ बी क्या होगा? इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी अपॉन टू, ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी बाई 2। ये क्या है? एवरेज, मीन इसका ए और सी का, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, जब इन्होंने ट्राइड्स बनाए, मतलब 3-3 एलिमेंट्स ग्रुप में रखे, सीरीज में रखे, उन्होंने क्या बोला, किस बेसिस पे रखा? पहले तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे, और फिर उन्होंने बोला कि जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट विल बी द मीन और द एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स इन दैट ट्राइड। ठीक, बात समझ में आई? बहुत सिंपल लैंग्वेज में। क्या डोबिन ने क्या कहा था? when he arranged the elements in order of their increasing atomic weight, ठीक, then he said that the atomic weight of the middlemost element is the average or the mean of the other 2। ठीक, बात समझ में आई? आपको मीन निकाले, एवरेज निकालने आता है, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला, ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, अब देखिए, तो इन्होंने जो ट्राइड दिए, जो एलिमेंट्स के ट्राइड दिए वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स के ट्राइड इन्होंने कौन कौन से दिए, इस चीज को कर रहे हैं। देखिए एलिमेंट्स के ट्राइड इन्होंने दिए, देखिए पहला था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पहला ट्राइड, 3 का ट्राइड था। व्हाट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, बात क्लियर हो रही है इतनी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जो दूसरा इनका ट्राइड था वो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। दूसरा इनका जो ट्राइड था वो क्या है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तीसरा इनका जो ट्राइड था वो था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तीसरा इनका जो ट्राइड था वो था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, समझ में आ रही बात? मतलब ये क्या किए, एलिमेंट्स को ट्राइड के फॉर्म में अरेंज करना शुरू किए। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, 3 ट्राइड खोजे, एक तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, ये सब एलिमेंट्स हैं अपने पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। तो ये बात अभी की नहीं चल रही, ये बात चल रही है डोबिनियन की, 1800 की बात चल रही है अप्रोक्स, ठीक है, 1800 की बात चल रही है। तो ये 3 ट्राइड थे। मैंने क्या बोला कि जो बीच वाला एलिमेंट है, मतलब इसमें सोडियम, इसमें स्ट्रोंशियम और इसमें बेरियम, ठीक है, ब्रोमीन, इसमें सोडियम, इसमें स्ट्रोंशियम और इसमें ब्रोमीन। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि जो मिडिल मोस्ट एलिमेंट है उनका एटॉमिक वेट विल बी द एवरेज या मीन ऑफ द अदर टू। ठीक है, तो इस चीज को करके देखते हैं। एटॉमिक वेट सब हम लोग को पता ही है, ठीक है, एटॉमिक वेट हम लोग को पता ही होगा, ठीक है, लेकिन एक बार चेक करते हैं जो इन्होंने कहा वो सच है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए जो डोबिनियन का लॉ था कि द एटॉमिक वेट ऑफ द अदर टू, द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल मोस्ट एलिमेंट विल बी द एवरेज और द मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट। ये कभी-कभी एक्यूरेट आ रहा था, जैसे इसको इन दोनों का मीन लिया तो जो एक्यूरेट वैल्यू आ रही थी वही यही थी, उसकी वही सेम एटॉमिक वेट सोडियम का था। ठीक, लेकिन कभी-कभी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट भी हो रहा था, लेकिन उसको उन्होंने सही मान लिया। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट के हिसाब से, मतलब जो डेसिमल पार्ट होता है उसमें डिफरेंस आ रहा था, लेकिन इन्होंने क्या कहा, अप्रॉक्स सेम या एग्जैक्टली सेम, 2 वर्ड इन्होंने यूज किया। क्या अप्रॉक्स सेम भी हो सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस, या एक्यूरेटली सेम ही होंगे। जो एवरेज आएगा वही एग्जैक्ट इसका एटॉमिक वेट होगा बीच वाले का। ठीक है, इन्होंने कहा, तो चेक करते हैं। ठीक है, सोडियम का, लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? लिथियम का एटॉमिक वेट 7, लिथियम का एटॉमिक वेट 7, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 और इसका एटॉमिक वेट 39। ठीक है, पोटेशियम का 39, इसका 17, इसका 23, इसका 39। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए इसको जोड़ते हैं। पहले किसका लेते हैं? मीन, नीचे दिख रहा है, चलिए यहां पे लेते हैं लिथियम प्लस पोटेशियम को जोड़ते हैं। तो लिथियम और पोटेशियम को जोड़ेंगे तो 7 + 39। ठीक, ये तो हम लोग को पता है डेटा, तो उस डेटा के बेसिस पे हम लोग इसको लिख दिए। ठीक है, 7, 23, 39, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 46/2 कितना आ रहा है? 23। देखिए एग्जैक्ट मैच किया। ठीक है, एग्जैक्ट मैच किया। ठीक, एवरेज लिए हम लोग लिथियम और पोटेशियम का, एवरेज लिए तो कितना आया? 23, और वही जो आया एवरेज और मीन विल बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल मोस्ट एलिमेंट, विल बी सेम, एक्यूरेटली सेम या अप्रॉक्स सेम टू द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल मोस्ट एलिमेंट। बात समझ में आई? ठीक है, ये तो सिंपल सबसे कर सकता, विल बी सेम। ठीक है, एक्यूरेट सेम या अप्रॉक्स सेम, वो डिपेंड करता है, अभी देखेंगे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो।
ठीक है, तो ये बात होगी पहले ट्राइड के लिए। दिस वाज द फर्स्ट ट्राइड ऑफ द डोबिनियम, दिस वाज द फर्स्ट ट्राइड, लिथियम सोडियम पोटेशियम वाज द फर्स्ट ट्राइड ऑफ डोबिनियम। सेकंड, तो चलिए अब देखते हैं सेकंड ट्राइड के बारे में। डोबिनियन ने क्या कहा, इनका ट्राइड सेकंड मतलब जो इनका लॉ था वो सेकंड पे एप्लीकेबल हो रहा है कि कुछ हद तक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज को हम चेक करते हैं। सबका एटॉमिक नंबर पहले लिखते हैं। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 40, कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है 40, ठीक है। एक चीज और आप लोग देख रहे होंगे, क्या ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, ये सब एटॉमिक वेट के जो इन्होंने जिस ऑर्डर में अरेंज किया था, किस ऑर्डर में अरेंज किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज किया था। तो देख रहे हैं, ये भी चीज आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे, किसी भी फैक्ट पे उनका लॉ फेल नहीं हुआ था जब तक हम डिस्कस कर रहे हैं, जब तक हम उससे लिमिटेशन नहीं पढ़ लेते, ठीक है। तो तब तक उनका जो भी लॉ उन्होंने कहा था, पहले एक बार फिर सुन लीजिए डोबिनियन ने कहा था, क्या कहा था, तो उस चीज से आप लोग उस चीज को देख पाएंगे। तो डोबिनियन ने क्या किया था कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज किया था, फॉलो हो रहा है। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जो मिडिल मोस्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा, एंड दैट विल बी व्हाट, द एवरेज ऑफ द अदर टू और द मीन ऑफ द अदर टू, ठीक है। यही बात उन्होंने कही थी, सिंपल दो बात, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है कि मिडिल मोस्ट एलिमेंट का एटॉमिक वेट विल बी द एवरेज और द मीन ऑफ द अदर टू, ठीक। अब देखिए कैल्शियम का हो गया 40, स्ट्रोंशियम का कितना होता है, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट होता है 88, इज इट विजिबल, 88, ठीक है। और बेरियम का कितना होता है, बेरियम का होता है 137.5 अप्रॉक्स, 137.5 अप्रॉक्स, 137.5 मिलता है, 137 होता है, ठीक है। 40, 88 और 137 ये होता है। 40 कैल्शियम का 40, स्ट्रोंशियम का 88, कैल्शियम का 40, स्ट्रोंशियम का 88 और बेरियम का 137, ठीक। अब देखिए अब क्या करना है, इन दोनों का मीन लेना है, कैल्शियम और बेरियम, इन दोनों का क्या करना है, मीन लेना है और देखना है इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 40 प्लस 137/2, तो इसमें जोड़ते हैं, ठीक है। 7 इज इक्वल टू 7, 7 77 और 1 177/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स आएगा क्या 88.5 के आसपास, ठीक है। 88.5 के आसपास आ रहा है, मतलब 88.5 के आसपास है, यही आ रहा है 88.5। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ 88, वी नो दैट द एटॉमिक वेट ऑफ द स्ट्रोंशियम इज 88, बट द आंसर वाज कमिंग 88.5, मतलब समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है दया वाला, कुछ तो गलत हो रहा था इनके साथ। तो इन्होंने यहाँ पे जब इनका एक्सपेरिमेंट चालू हुआ इस ट्रायल पे, तो इन्होंने देखा ये तो एक्यूरेटली से नहीं आ रहा है, डोबिनियन ने देखा यार ये तो एक्यूरेटली से आ ही नहीं रहा है, क्या किया जाए, ठीक। तो इन्होंने अपने ही स्टेटमेंट में थोड़ा एडिशन किया, एडिट किया उस स्टेटमेंट को, और यहाँ पे जो उन्होंने बोला था कि एक्यूरेटली सेम आएगा एटॉमिक वेट बीच वाले का, अगर हम लोग एवरेज लेते हैं अदर टू का, तो उन्होंने अपनी बात को क्या किया, थोड़ा एडिट किया और बोला एक्यूरेट या एप्रॉक्स से, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेट तो आ नहीं रहा था, ठीक। तो इन्होंने अपनी बात को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने किया, ठीक। बात समझ में आ रही है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, ठीक। अब आते हैं तीसरे ट्राइड पे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, चलिए तब देखते हैं एटॉमिक वेट सबका 35.5 होता है क्लोरीन का, ब्रोमीन का कितना होता है, व्हाट इज ब्रोमीन, ब्रोमीन का कितना होता है, ब्रोमीन का होता है 8, ब्रोमीन का कितना होता है 80 और इसका होता है 127 एटॉमिक वेट, ठीक है। 35.5 क्लोरीन ब्रोमीन 80 एंड 127 ऑफ आयोडीन, ठीक है, ठीक। बात समझ में आई। अब देखिए, अब इन्होंने क्या किया, फिर वही काम, अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एवरेज किया किसका, क्लोरीन का और आयोडीन का, तो 35.5 प्लस 127/2, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एवरेज लिया किसका, क्लोरीन का और आयोडीन का, ठीक है। और इन्होंने देखा आ कितना रहा है, जब इनको सॉल्व किया गया तो उनका आ रहा था 81.25, 81.25, ये आ रहा था किसका, बेरियम का, जो ब्रोमीन है बीच में, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट आ रहा था 81.25, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 80, ठीक 80 था, लेकिन इनका आ कितना रहा था 81.25, मतलब अब थोड़ा ज्यादा फ्लक्चुएशन होने लगा, देख रहे हैं, मतलब अप्रॉक्स सेम वाली बात आने लगी, एक्यूरेट से। जैसे अगर हम इन तीनों में मेजॉरिटी देखें तो मेजॉरिटी कितनी है 2, और 2 में क्या दिखा रहा है अप्रॉक्स, और एक्यूरेट कितने में दिखा रहा है 1 में, ठीक है। तो इनका जो थ्योरी था, जो लॉ था, वो धीरे धीरे फेल होने लगा, ठीक है, धीरे धीरे फेल होने लगा। क्यों फेल होने लगा, ठीक, क्यों फेल, समझ में आया रीजन,
क्यों फेल होने लगा? क्योंकि अपनी बात पे खरे नहीं उतर पाए थे। ठीक, पहली बात, सबसे बड़ी बात कि अपनी बात पे खरे नहीं उतर पाए थे। इन्होंने पहले एक्यूरेट बोला, फिर अगला ट्राइड जब निकाला तो उसमें अप्रॉक्स वैल्यू आने लगी, जो एवरेज वेट थी अप्रॉक्स वैल्यू आने लगी, और जब तीसरा ट्राइड निकाला तो उसमें और ज्यादा फ्लक्चुएशन होने लगा, मतलब 80 81.25 देख रहे हैं ना, मतलब 1.25 का फ्लक्चुएशन। सो इट इज अ बिग थिंग। जैसे जैसे आगे बढ़ते वैसे वैसे अलग अलग आता। ठीक है, तो ये बहुत गंदी बात थी, गंदी बात नहीं बोलेंगे इस चीज को, मतलब अप टू द मार्क बात नहीं थी जो स्टेटमेंट बदल रहे थे साइंटिस्ट। ठीक है, तो अप्रॉक्स वाला कांसेप्ट कितना भाई अप्रॉक्स, ठीक है, हम कितना अप्रॉक्स मानेंगे उस चीज को, तो ये तो बात क्लियर नहीं थी। एक्यूरेट आती तो बात भी रहती। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन भी था। ठीक है, तो अब अच्छे से बात कर लेते हैं इनके एडवांटेज, मतलब क्या इनके मतलब इन्होंने जब शुरू किया अपना ट्राइड, अपना क्लासिफिकेशन, तो क्या उसकी मेरिट्स है और क्या उसके डीमेरिट्स है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, समझ में आया? 3 ट्राइड उन्होंने दिए हैं यहाँ पे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो चलिए इनका मेरिट देखते हैं। सबसे पहले इनका मेरिट देखते हैं, समझिएगा। सबसे पहले इनका मेरिट देखते हैं। मेरिट क्या क्या इनके एडवांटेज थे जो इन्होंने क्लासिफाई किया, उसके मेरिट क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को देखते हैं। सुनिए, सबसे बड़ा मेरिट इनका ये था कि इन्होंने क्लासिफिकेशन का दौर शुरू किया। देखिए, सबसे पहला व्यक्ति अगर कोई बढ़िया काम करता है, सबसे पहला तो सब पूछते हैं कि किसने भाई शुरू किया था इस काम को। ठीक है, किसने शुरू किया था, हु हैज स्टार्टेड दिस चेन। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन का चेन जो है वो शुरुआत की थी। सबसे पहला क्लासिफिकेशन डोबिनियर ने किया था, भले ही फेल हो गया, भले ही गलत हो गया, भले ही इसके लिमिटेशंस है, लेकिन शुरुआत किसने की, डोबिनियर ने। मतलब उस समय जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जब इन्होंने पहला ट्राइड दुनिया के सामने लाया, तो दुनिया इनको जानने लगी। ठीक है, लेकिन जानने लगे, इन्होंने बोला, दुनिया बोल रही थी ठीक है अच्छा काम कर रहा है, सही है, लेकिन जब इनका फेल होने लगा, फिर क्या हुआ कि अब फेल होने लगा तो फिर अब उतना पकड़ नहीं रहा इनका। ठीक है, इनका उस नॉलेज पे, मतलब उस कंसेप्ट पे उतना पकड़ नहीं हो पाया, तो फेल होने लगा इनका। ठीक है, लेकिन शुरुआत तो इन्होंने की ना। ठीक है, डोबिनियर ने क्या किया, शुरुआत की, उस चीज को दुनिया के सामने लाने का सबसे पहला कदम उठाया। ठीक है, इसलिए इनका जो नाम है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, इस लिस्ट में सबसे ऊपर है डोबिनियर का। ठीक, अब ये सबसे बड़ा इनका क्या था, लिमिटेशन कह रहे हैं, मेरिट था, मेरिट। अब लिमिटेशन की बात करते हैं, मेरिट इनका सही था। ठीक है, लिमिटेशन की बात करते हैं, तो लिमिटेशन में सबसे पहला कि ये अपनी बात पे खरी नहीं उतर पाए, इन द सेंस इसको लिखेंगे कैसे, हाउ यू विल राइट। सबसे पहले देखिए, जो इन्होंने लिमिटेशन एक स्टेप वाइज लाइन के फॉर्म में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये 3 ट्राइड आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इनका सबसे पहला लिमिटेशन यही था कि इन तीनों ट्राइड के अलावा ये और कोई ट्राइड प्रपोज ही नहीं कर पाए। ठीक है, जब डोबिनियर का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो एट दैट टाइम आई थिंक 63 एलिमेंट्स, नहीं 32 एलिमेंट्स वर नोन, 32 या 35 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम। प्रेजेंटली कितने हैं, 118, कितने हैं, 118 है। ठीक है, डोबिनियर के ट्राइड में 32 या 35 एलिमेंट्स थे, बट ही हैज टेकन 3 6 3 9 एलिमेंट्स। वेयर आर द रेस्ट एलिमेंट्स, वेयर आर द रेस्ट एलिमेंट्स, उनके बारे में क्या। ठीक है, मतलब ये पूरे एलिमेंट्स को, he does not included all the elements in his triads। इन्होंने 3 ट्राइड बनाया, 3 मतलब 9 एलिमेंट के बारे में तो बोल दिया, वो भी पूरी तरीके से सही नहीं बोला, वो तो जो सही बोला वो बस फर्स्ट ट्राइड पे फॉलो हो रहा था, बाकी दोनों पे तो अप्रॉक्स वाला फॉलो हो रहा था। ठीक है, तो इन्होंने 9 एलिमेंट पे अपना क्लासिफिकेशन दिया, बाकी सब ट्राइड गए गुइया के खेत में। ठीक है, तो क्या हुआ, इन्होंने बस 3 ट्राइड दे पाए, जिसमें से 2 अप्रॉक्स गलत हुआ। गलत क्या मतलब, अप्रॉक्स वैल्यू आई एवरेज की, और एक की एक्यूरेट है। ठीक, तो समझ में आया, इन्होंने सिर्फ 3 ट्राइड दिया। अब दूसरी बात, अब जैसे देखिए इस ग्रुप का और कोई एलिमेंट ले, मतलब जो ट्राइड बन रहा था, आप लोग देख रहे होंगे वो लोग एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जो हम लोग आज की डेट में पढ़ते हैं, उससे कंपेयर करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये सब कहाँ है, ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। ग्रुप मतलब वर्टिकल वाला कॉलम। ठीक है, वर्टिकल वाला कॉलम। तो अब उन्होंने क्या देखा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फ्लोरीन भी था, उस समय फ्लोरीन भी था। अब जो ट्राइड फॉलो हो रहा था, अगर ये सब इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में है, तो अगर हम ट्राइड ये बना दें, ट्राइड ये बना दें, ठीक है, ट्राइड बना लें हम लोग। अब इस चीज को हम रब कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए, स्क्रीनशॉट लेके लिख के रहिएगा। ठीक है, तो इन्होंने अगर वही ट्राइड इन तीनों में बनाया होता, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन को हटा रहे, ट्राइड टू ट्राइड होता है, 3 एलिमेंट का सेट होता है, 3 एलिमेंट का सेट इन्होंने बना दिया। मान लो एक ग्रुप में एक एलिमेंट और होता है, इस ग्रुप में ये हैलोजन फैमिली है, इसमें फ्लोरीन भी होता है। अगर हम लोग यही चीज फ्लोरीन के ऊपर करके देखें, फ्लोरीन के ऊपर करके देखें, तो फ्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक वेट 19, इसका कितना होता है 35.5, और इसका कितना होता है 80। ठीक है, इसका कितना होता है 80। तो हम लोग एवरेज लेते हैं,
एवरेज लेंगे किसका, फ्लोरीन और ब्रोमीन का, ठीक है, फ्लोरीन और ब्रोमीन का क्या लेंगे, एवरेज लेंगे तो क्या आएगा 19 प्लस 80 कितना आएगा 99/2 कितना आएगा 4 जा 8 फिर 19 फिर 9.5 49.5 और आ कितना रहा है, आ कितना रहा है, आ कितना रहा है 35.5, यहाँ कितना है 49.5, तो एवरेज है ये नहीं, एवरेज तो नहीं है, इसको मीन तो मतलब मीन वैल्यू तो है लेकिन क्या सेम है इसके, जो उन्होंने बोला था कि विल बी सेम टू द मिडिल मोस्ट एलिमेंट, द एवरेज वैल्यू ऑफ द अदर टू विल बी एग्जैक्टली द सेम एज द मिडिल मोस्ट एलिमेंट, तो ये सेम है नहीं यार, ये सेम नहीं है, मतलब इनका ये भी एक लिमिटेशन था कि इनका जो ट्रायड था वो अदर एलिमेंट्स पे फॉलो ही नहीं कर रहा था, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये अदर एलिमेंट्स पे फॉलो नहीं कर रहा था, वो जो बस 3 ट्राइड दे के गए थे उन्हीं 3 ट्राइड पे, एक पे एक्यूरेट और 2 पे अप्रॉक्स तरह से फॉलो हो रहा था, बाकी जैसे जैसे और नए नए ट्राइड्स अलग अलग साइंटिस्ट कर रहे थे, मतलब डोबिनियर का जो कहना था उस कहने पे अलग अलग ट्राइड बना के चेक कर रहे थे, तो उन लोगों को अप्रॉक्स वैल्यू नहीं मिल रही थी, अप्रॉक्स वैल्यू मतलब ये जो सेम होने वाला है, ये दोनों एक्यूरेटली सेम होना था वो नहीं मिल रहा था उनको, इसलिए उनका जो मॉडल था, जो उनका ट्राइड था, ट्राइड वाला लॉ वो क्या होने लगा, फेल होने लगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है, मेरिट क्या था कि उन्होंने शुरुआत की इस चीज की, इस ट्रेंड की उन्होंने शुरुआत की, और लिमिटेशन क्या था कि पहले तो ये सिर्फ 3 ट्राइड ही दे पाए, ठीक, 3 ट्राइड ही दे पाए, ऊपर से वो ट्राइड अगर किसी और एलिमेंट पे अप्लाई किए जा रहे थे तो वो नहीं हो रहे थे, और जितने भी एलिमेंट्स उस समय नोन थे, ऑल द नोन एलिमेंट्स एट दैट टाइम वर नॉट इंक्लूडेड इन हिज ट्राइड्स, बात समझ में आ रही है, ठीक है, आई होप आप लोगों को डोबिनियन ट्राइड्स समझ में आया, ठीक है, साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसे शुरुआत की, कुछ मेरिट्स थे, डिमेरिट्स थे जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इस चीज को आप लोग सोचिए, ठीक है, बात समझ रहे हैं, ठीक, इस चीज को समझिए, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ, मतलब जो अगले साइंटिस्ट आए हम लोग के बीच में, उन्होंने किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, ठीक है, किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, एंड द नेक्स्ट साइंटिस्ट व्हिच इज गोइंग टू कम इज न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स, ये नए साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना अगला क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है, तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इस चीज को सोचिए, नोट्स बनाइए, मैं बार बार कहता हूँ नोट्स बनाइए जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्लासिफिकेशन की तरफ व्हिच वाज डन बाय न्यूलैंड्स, ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्लासिफिकेशन की तरफ जिसका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, देखते हैं इन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया, पहले स्टेटमेंट सुन लीजिए, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो कैसे किया, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, जैसा शुरू किया था डोबिनियर ने, इन्होंने भी वैसा ही एग्जैक्टली शुरू किया, मतलब एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ठीक है, ये बात समझ में आई, सिंपल बात थी, जो डोबिनियर ने कहा वही इन्होंने शुरू किया था, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस में अरेंज करने की कोशिश की, लेकिन कैसे अरेंज किया, डोबिनियर ने तो ट्राइड बनाया था, ठीक है, डोबिनियर ने तो ट्राइड बनाया था, 3 के पेयर में 3 ग्रुप में अरेंज किया और देखा था, ठीक है, तो उनका क्लासिफिकेशन उस बेसिस पे था, ट्राइड के बेसिस पे ऑन एंड द एवरेज एटॉमिक वेट का, जो एवरेज आ रहा था एटॉमिक वेट का अदर 2 एलिमेंट्स का, और उस बेसिस पे था, ठीक है, ये डोबिनियर का था, इन्होंने किस बेसिस पे अरेंज किया था एलिमेंट्स को, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ये तो ठीक है, ये तो कांसेप्ट हो गया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे, लेकिन अरेंज कैसे किया था, तो इन्होंने ऐसे रखा, देखो लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन नहीं था उसमें, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है, मतलब ये जो एलिमेंट्स है ये इन्होंने अपने लॉ में रखा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, ऑक्टेव्स क्यों कहा जा रहा है इसको हम बताएंगे, बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, ठीक है, ये जो साइंटिस्ट है ना ये केमिस्ट्री के तो देवता थे उस समय, ठीक है, केमिस्ट्री तो बहुत अच्छे जानकार थे, साथ ही साथ ये साइंटिस्ट तो थे, साथ ही साथ उनको म्यूजिक से बहुत प्यार था, म्यूजिक मतलब म्यूजिक, कोई भी म्यूजिक सीखने के लिए क्लासिकल टोन होती है, ठीक है, वो क्लासिकल टोन हम लोग डिस्कस करेंगे, इनको बहुत पसंद थी म्यूजिक, इसलिए उन्होंने वो क्लासिकल टोन वाला जो इनका रिदम था वो चीज इन्होंने एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के ऊपर उस चीज को अप्लाई किया और देखा कि क्या ये सेम मतलब कुछ तरीके से फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने चेक करने के लिए चीज किया, क्या जो क्लासिकल टोन है, क्या है क्लासिकल टोन, सारे गामा पा नी सा, सा नी धा मा गा नी सा, ठीक है, इन्होंने उस बेसिस पे सारे गामा पा नी सा,
सारे गामा पादा नीसा के फॉर्म में अरेंज किया। तो सारे गामा पादा नीसा, एक चीज हम क्या लिख रहे हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये चीज देख रहे हैं आप लोग, सारे गामा पादा नीसा मतलब पहला एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट बोल रहे हैं, और 8th एलिमेंट क्या नाम है, सेम आ रहा है। बात समझ में आ रही है, सेम आने का सेंस पहला एलिमेंट और उससे 8th एलिमेंट जो वहां से चले, मतलब हर 8th एलिमेंट, हर एलिमेंट से 8th एलिमेंट, जैसे यहां से चले 8th एलिमेंट क्या आया, जैसे सा आया, ठीक, यहां से चलेगा तो अगला 8th एलिमेंट क्या आएगा, सा रे आएगा, ठीक है, रे आएगा, फिर गा आएगा, फिर मा आएगा, मतलब जिस एलिमेंट की बात करें उससे 8 कदम आगे, उससे 8 कदम आगे वाले की बात की उन्होंने। ऑक्टेव्स समझिए, ऑक्टेव्स का मतलब समझा रहे हैं आपको, मतलब जो पहला एलिमेंट है, जिस भी एलिमेंट को हम लोग पहला एलिमेंट मानेंगे उससे 8 कदम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जो एलिमेंट मिलेगा उसकी प्रॉपर्टीज विल बी सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ये इन्होंने कहा अपने लॉ में, क्या कहा कि जब हम लोग एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th कमिंग एलिमेंट, एवरी 8th मतलब ये वाला है, 8, ठीक है, every 8th coming element will have the same property as that of the first one, will be same as that of the first one। बात समझ में आई? इस चीज को आसान भाषा में फिर से समझते हैं क्या, जैसे ये टोन है, सारे गामा पादा नी सा, जिस टोन से इन्होंने न्यू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, जैसा बताया उन्होंने, ये म्यूजिक के भी बहुत मतलब चाहते थे म्यूजिक को भी, इसलिए जो म्यूजिकल टोन था, जो क्लासिकल म्यूजिकल टोन है, उन्होंने देखा कि पहला और 8th एलिमेंट सेम आ रहा है, ठीक है, सेम आ रहा है, सेम आने का सेंस उनकी प्रॉपर्टीज सेम कर रही है, उनके बोलने का सेंस सेम हो रहा है, तो उन्होंने उसी सेंस में क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। तो एलिमेंट्स को अरेंज किया तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट आया, ठीक है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट आया, रखा इस फॉर्म में, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आप इसको मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से कंपेयर करेंगे, देन यू विल सी दैट देयर इज नो नोबल गैस हियर। एलिमेंट्स भी लिमिटेड है, पहले समझिए, एलिमेंट्स भी लिमिटेड है क्योंकि उस समय पूरे एलिमेंट्स, आज की डेट में 118 है ना, उस समय में 118 नहीं थे, तो जिस एलिमेंट्स पे लॉ फॉलो हो रहे थे वो एलिमेंट्स अपने पीरियोडिक, अपने लॉ में उन्होंने रखा, ठीक है। तो जिस बेसिस पे उन्होंने अरेंज किया, देखिए मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट है, पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और 8, ये पहला है, समझिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और फिर 8वां, ठीक है, फिर 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। ये दिस इज नॉट एटॉमिक नंबर आई एम राइटिंग, ठीक है, एटॉमिक नंबर ये नहीं है, हम सीरीज में बस ऐसे सीरियल नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इन्होंने लिथियम को पहला एलिमेंट माना, तो उस पे आने वाला 8th एलिमेंट, लिथियम के बाद आने वाला 8th एलिमेंट कौन है, यहां से चलेंगे तो 8th एलिमेंट कहां आ रहा है, सोडियम। तो देखिए ये सब एक लाइन में आ रहा है, फिर सोडियम से 8 कदम आगे चलेंगे तो आएगा पोटेशियम, ठीक है। तो ये सब क्या हुए, इन सब की प्रॉपर्टीज सिमिलर हो गई, ठीक। बोला क्या था उन्होंने, व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड, देखिए मेरी बातों को, इनके ट्राइड, इनके जो लॉ थे उसको फॉलो करा के देखिए, ठीक है। व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, then the property of the every 8th element will be same as that of the first one, will be same as that of the first one। आज समझ में आए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ठीक है। एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट एलिमेंट से, रिस्पेक्टिव फर्स्ट एलिमेंट से मैच होगी या सिमिलर होगी, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा और इन्होंने अरेंज कर दिया। नोबल गैसेस वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम, ठीक है। नोबल गैस, अगर आप सोच रहे हैं फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है, तो नोबल गैस उस समय नहीं बने थे, नोबल गैस आए थे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बाद। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में भी वो नहीं थे, क्या, नोबल गैसेस नहीं थे उस समय। जब मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया तो उस केस में भी नहीं थे, क्या, नोबल गैसेस नहीं थे। वो नोबल गैसेस के बाद है, कुछ साल बाद है मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल के बाद, ठीक है। तो इस केस में इसलिए मैंने नोबल गैसेस का नाम यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए थे, वो अभी उनकी खोज नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। तो ये एटॉमिक नंबर, चलिए ये हो गया, ठीक है। मतलब ये सब जो अरेंज हुए थे किस बेसिस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, आई एम नॉट राइटिंग द मास ऑफ एवरी एलिमेंट हियर, ठीक है। तो ये किस बेसिस पे, दिस ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। बात समझ में आई, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर अरेंज कर लिया इसको। फिर क्या हुआ, फिर देखा कि एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी, वो मतलब जिसकी प्रॉपर्टी सेम है, कि हम किसी भी एलिमेंट से शुरू करिए, जैसे यहां से शुरू करेंगे, मान लीजिए कार्बन है, रैंडम हम कार्बन सिलेक्ट कर रहे हैं,
कार्बन से आगे बढ़िए 8 कदम, एक जैसे एक में 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन नीचे क्या है सिलिकॉन, ठीक, बढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ठीक। आगे बढ़ना है तो ये मत सोचिए कार्बन को, अगर कार्बन से 8 कदम आगे बढ़ना है तो काउंटिंग यहां से शुरू होगी, नहीं काउंटिंग यहीं से शुरू होगी। इससे एवरी 8th एलिमेंट की बात हो रही है, जिस एलिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं उस एलिमेंट से 8th एलिमेंट की बात हो रही है। तो उस एलिमेंट से बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सिलिकॉन पे है तो ये दोनों एक ही ग्रुप में आ गए, मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है सिमिलर है इसलिए, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट की बात करेंगे उससे 8 कदम आगे बढ़ेंगे इंक्लूडिंग दैट एलिमेंट, सो द प्रॉपर्टीज मतलब ऑल दैट एलिमेंट विल बी फॉर्म इन द सेम ग्रुप, ठीक है, एक ही ग्रुप में वो सब आएंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसे ऐसे ग्रुप बना इनका, ठीक है, ऐसे ऐसे ग्रुप बना इनका किसका न्यूक्लियस का, और देखा कि जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी वो सब एक ही ग्रुप में लाई कर रहे हैं। सही बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक। अब इनका एडवांटेज क्या था, अब एडवांटेज ये था कि डोबिनियर से ज्यादा एलिमेंट्स पे अपना लॉ अप्लाई करके दिखा दिए, ठीक। डोबिनियर तो सिर्फ 9 एलिमेंट भी गए थे, कम से कम कितना 20 एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर की बात करें कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20 है ना एटॉमिक नंबर, तो 20 एटॉमिक नंबर तक इन्होंने क्या किया था कर दिया था। एटॉमिक नंबर हम बस समझाने के लिए बोल रहे हैं, उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे किया था, हम बस बताने के लिए उन्होंने सिर्फ कैल्शियम, ऐसे समझिए सिर्फ कैल्शियम तक उन्होंने क्या किया, मतलब वो 9 एलिमेंट ले आए थे डोबिनियर, इन्होंने और ज्यादा एलिमेंट की खोज करके अपना फॉलो करा के दिखा दिया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इनका एडवांटेज था, ठीक है। उस समय के जमाने में क्या था, बहुत बड़ा ये इनका एडवांटेज था, इनका बहुत बड़ा मेरिट था कि इन्होंने और एलिमेंट्स पे अपना लॉ अप्लाई करके दिखा दिया, ठीक है। ये इकलौता इनका क्या था मेरिट था। डीमेरिट की बात करें, द डीमेरिट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ऑक्टेव्स, इनकी लिमिटेशन भी यही थी क्या, इन्होंने सिर्फ कैल्शियम तक ही बता पाया, ठीक है, कैल्शियम तक ही अपने लॉ को अप्लाई करके दिखा पाया। उसके बाद जो हैवियर एलिमेंट्स आ रहे थे, कैल्शियम तक हम लोग बेसिकली लाइटर एलिमेंट्स को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हैवियर एलिमेंट्स आ रहे थे उन पे इनका लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, उस पे इनका लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। बात समझ में आ रही है, ठीक, समझ में आई इस बात को, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो हैवियर एलिमेंट पे नहीं हो पा रहा था, ठीक, और लाइटर एलिमेंट्स पे हो जाता, कैल्शियम तक आप देख ही रहे कि रूल फॉलो हो रहा है, ठीक। यहीं तक इन्होंने अपना लॉ लाके रोक दिया, कैल्शियम पे ही, कैल्शियम एलिमेंट पे ही अपना लॉ इन्होंने लाके रोक दिया, और इसके आगे हैवियर एलिमेंट पे अप्लाई करके देखा कि नहीं देखा वो अलग बात है, लेकिन इससे आगे वो अपने लॉ में नहीं बढ़े, कैल्शियम से आगे नहीं बढ़े। कैल्शियम तक तो फॉलो हुआ, लाइटर एलिमेंट्स के लिए दिस लॉ वाज एप्लीकेबल एट दैट टाइम, बट नाउ as per the available elements at that time, जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उन सबको अप्लाई करके नहीं देखा, इसलिए इनका कहीं कहीं भी ये भी मॉडल गिरने लगा, ठीक, क्योंकि सबको इंक्लूड करना है, अब सब एलिमेंट हैं, सबकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो भाई सबको तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना। इन्होंने लाइटर एलिमेंट्स को तो इंक्लूड किया, व्हाट अबाउट हैवियर एलिमेंट्स, उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज को कौन सेट करेगा, ठीक है, उनको भी तो स्टडी करना है। अगर दुनिया को जानकारी दे रहे तो भाई पूरी तरीके से जानकारी दे, ठीक है। तो इसलिए इनका मॉडल क्या हुआ, फेल हुआ। बात समझ में आई, ठीक, समझ में आई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग पढ़ते रहिए, इस चीज को लिखते रहिए, बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मैं फिर कह रहा हूं नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो इसके बाद ये यहाँ पे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हुआ फेल, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दो साइंटिस्ट हैं, दो साइंटिस्ट इन द सेंस कि दो साइंटिस्ट हैं, दोनों अपने अपने एरिया में, अपने अपने फील्ड में अपना अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन इन द सेंस बोले कि जो ऑब्जर्वेशन था वो सेम था दोनों के लिए, ठीक। जो दो साइंटिस्ट का हम नाम बताएंगे उन दोनों का, तो जो साइंटिस्ट है जो अलग अलग एरिया में अपने अपने फील्ड में जो इस पे लॉ पे मतलब क्लासिफिकेशन पे काम कर रहे थे, वो दोनों का जो कंक्लूजन था, जो प्रिंसिपल था वो सेम था, लेकिन एक ने अलग तरह से बताया उस चीज को, एक ने अलग तरीके से बताया, जिसको हम लोग अभी देखेंगे कुछ देर में, ठीक है। तब तक आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूक्लियोटाइड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स तक बात रह गई, ठीक है। वहां पे उनका लॉ क्या हुआ, एक समय जाके फेल होने लगा, ठीक, क्योंकि उन्होंने हैवियर एलिमेंट्स के लिए वो लॉ एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा था, हैवी एलिमेंट्स पे वो लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, इस वजह से उनका लॉ क्या हुआ, धीरे धीरे फेल होने लगा, ठीक। तो मैंने बताया कि उस समय दो और साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने फील्ड में अलग अलग एरिया में उस क्लासिफिकेशन पे रिसर्च कर रहे थे एट दैट टाइम, ठीक है। एट दैट टाइम टू साइंटिस्ट वर डूइंग रिसर्च इन देयर फील्ड्स ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसमें से दो साइंटिस्ट कौन थे, एक तो थे लोथर मेयर, जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो साइंटिस्ट थे लोथर मेयर और दूसरे थे मेंडेलीव, यहाँ से इनका कांसेप्ट आया था मेंडेलीव का, ठीक है। तो पहले थे लोथर मेयर और दूसरे कौन थे, मेंडेलीव थे,
ठीक है। तो लोथर मेयर क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे। इन्होंने जैसे नाम आप देख रहे हैं इनका, लोथर मेयर कर्व, कर्व मतलब एक ग्राफ इन्होंने खींचा था। ये ग्राफ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है। ये ग्राफ्स के बेसिस पे कर दोनों सेम काम रहे थे, कौन, लोथर मेयर और मेंडलीव जो थे वो दोनों सेम काम ही कर रहे थे। फर्क बस इतना है कि वही काम ये ग्राफ के बेसिस पे कर रहे थे और मेंडलीव टेबल के बेसिस पे कर रहे थे। ही फॉर्म्ड द टेबल ऑफ द एलिमेंट्स इन व्हिच दे वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये क्या किए, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश किए, और ये क्या किए, ये किए ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल इन व्हिच द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ठीक है। इस चीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लोथर मेयर कर्व सबसे पहले हम डील करेंगे कि इनका ग्राफ था, कैसा ग्राफ था, ठीक है। तो उस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोथर मेयर कर्व, इन्होंने क्या किया, देखिए एटॉमिक वॉल्यूम, इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में, कर्व खींचने की कोशिश की। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, इसमें क्या किया उन्होंने, कर्व खींचने की कोशिश की। मतलब इनका कर्व देखिए कैसा था, कर्व देख लेते हैं पहले, रैंडम कर्व, नॉट वेरी वेल एक्यूरेट, ठीक है। अब फ्री हैंड से बना रहे थोड़ा वैसे लगता है, ठीक है। तो एटॉमिक वेट, लेकिन उनका जो कंक्लूजन होगा वो सेम होगा। एटॉमिक वॉल्यूम उन्होंने लिया वाई एक्सिस पे, एटॉमिक वॉल्यूम लिया यहाँ पे, एटॉमिक वॉल्यूम, और यहाँ पे लिया क्या, एटॉमिक वेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट, एक्स एक्सिस पे उन्होंने लिया एटॉमिक वेट, वाई एक्सिस पे उन्होंने लिया एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, अलग अलग एलिमेंट्स के वॉल्यूम और वेट को कंपेयर करने की कोशिश की और देखा वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है उस कर्व में, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी एलिमेंट के उन्होंने देखा तो यहाँ पे पॉइंट आया, ठीक है, मैच किया, फिर ऐसे ऐसे यहाँ आया, फिर यहाँ आया, 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 ऐसे कुछ पॉइंट मान लीजिए आ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे इन्होंने, आई होप आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। तो इन्होंने जैसे जैसे ग्राफ बनाया उन्होंने देखा कि पॉइंट ऐसे ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए उनको मिल रहा है, ठीक। तो क्या किया उन्होंने, फ्री हैंड से इसको ज्वाइन करने की कोशिश की, सब पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश की, ठीक है, सब पॉइंट्स को मिलाने की ऐसे कोशिश की, ठीक है। तो एट रैंडम इनका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना, देखिए एट रैंडम इनका ग्राफ इस तरीके से बना, कुछ पॉइंटेड फॉर्म में, जैसे ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे कुछ पॉइंटेड इस टाइप में, ऐसा कुछ इनका ग्राफ बन के आया। और भी कुछ थे, ठीक है, आप लोग उसको एनसीईआरटी वगैरह में देख सकते हैं। मतलब इस तरीके से उनका जो ग्राफ था ओवरऑल आया, एक रफ फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में आया, तो इन्होंने क्या देखा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एलिमेंट आया, यहाँ पे कोई एलिमेंट आया, एट द पीक जो भी मैंने ये बनाया हुआ है उसके पीक पे मान लीजिए कुछ एलिमेंट आया, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, मान लीजिए लिथियम सोडियम पोटेशियम आया, ठीक है, ये तीनों आए। यहाँ पे मान लीजिए क्या आया, क्लोरीन, यहाँ पे आया क्लोरीन, यहाँ पे आया ब्रोमीन, ठीक। यहाँ पे कुछ एलिमेंट आए, यहाँ पे कुछ एलिमेंट आए, यहाँ पे कुछ एलिमेंट आए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आया मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मान लीजिए ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं। कर्व मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, हम कुछ गिने चुने एलिमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो कर्व बनाया अलग अलग पॉइंट पे, मतलब एक चीज देख रहे हो आपको, जो सिमेट्रिकल फॉर्म है, जैसे टॉप की बात करें तो टॉप के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एट द प्रेजेंट सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टीज सेम हो रही थी इसलिए वो टॉप पे आ रहे थे, प्रॉपर्टीज सेम हो रही थी, उन सबकी सिमिलर हो रही थी इसलिए वो टॉप पे आ रहे थे। अब देखिए ये जो इंक्रीजिंग कर्व और डिक्रीजिंग कर्व है, ठीक है, इंक्रीजिंग कर्व पे फ्लोरीन आया, फिर क्लोरीन आया, फिर ब्रोमीन आया, ठीक। इंक्रीजिंग कर्व और डिक्रीजिंग समझ रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ तो इंक्रीजिंग हो गया, फिर नीचे की तरफ तो डिक्रीजिंग हो गया, यहाँ बढ़ रहे हैं, यहाँ घट रहे हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग कर्व पे देखिए फ्लोरीन है, फिर इंक्रीजिंग कर्व पे क्लोरीन है, फिर इंक्रीजिंग कर्व पे क्या है, ब्रोमीन है, डिक्रीजिंग कर्व पे मैग्नीशियम है, डिक्रीजिंग कर्व पे कैल्शियम है, डिक्रीजिंग कर्व पे स्ट्रोंशियम है, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को इस पर प्लॉट किया, ठीक, और देखा कि अगर टॉप पे आ रहे हैं तो उन सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, इंक्रीजिंग कर्व पे आ रहे हैं तो उन सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, ठीक, और डिक्रीजिंग कर्व पे आ रहे हैं तो उन सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। साथ ही साथ मान लीजिए ग्राफ और आगे से बढ़ा है तो ये जो बॉटम लाइन पे यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, समझिए एकदम नीचे वाले बॉटम पे, वहां पे मान लीजिए ABC आया, ABC, तो इन सबकी प्रॉपर्टीज क्या आएगी, सिमिलर आएगी, ठीक। तो ये ग्राफ के बेसिस पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई किए, ठीक है। लेकिन
ये तो था इनका, ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया इनका मतलब फेमस तो हुआ उस दौर में इनका जो ये लॉ था, कर्व था, वो फेमस तो हुआ लेकिन उतना हिट नहीं हुआ, उतना हिट नहीं हुआ, ठीक है, उतना पॉपुलर नहीं हुआ इस चीज को। क्यों? क्योंकि देखिए इन्होंने जैसे ही कर्व बनाया था तो उसमें एक चीज तो क्लियर थी कि इन्होंने प्रॉपर्टीज तो एक्सप्लेन कर दी एलिमेंट्स की, लेकिन जैसे मान लीजिए इंक्रीजिंग कर्व तो बहुत बड़ा आ रहा था ना, इंक्रीजिंग कर्व पे एक जगह फ्लोरीन है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और आता, ठीक है, तो इंक्रीजिंग कर्व में फ्लोरीन और मान लीजिए यहाँ पर एक्स एलिमेंट है, ठीक है, एक्स एलिमेंट है, तो दोनों तो इंक्रीजिंग कर्व पे है, तो ये क्लोरीन प्रॉपर्टी, क्लोरीन की प्रॉपर्टी फ्लोरीन से मैच करेगी कि एक्स से मैच करेगी, ये जानने वाली बात है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा इनका क्या था कि इन्होंने बहुत अच्छे से एडवांटेज क्या था, मेरिट क्या थी कि इन्होंने बहुत अच्छे से एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कर दिया था अपने कर्व में, ठीक, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजन वाला काम था, एक टैबुलर फॉर्म में होता तो हम लोग उस चीज को अच्छे से समझ सकते थे, जिसको किसने किया, मेंडलीव ने, ठीक है, इन्होंने किया तो अच्छा एक्सपेरिमेंट, मतलब अच्छा तो हुआ लेकिन उतना हिट नहीं हो पाया, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत थे। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन इंक्रीजिंग कर्व पे है, मान लीजिए इंक्रीजिंग कर्व पे फ्लोरीन के अलावा और कोई एलिमेंट आ जाता है, तो क्लोरीन किसके साथ अपनी प्रॉपर्टीज को सिमिलर करना चाहेगा, फ्लोरीन के साथ या एक्स के साथ, बात समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इनका मतलब बहुत कंफ्यूजन वाला चीज आया, तो ये लिमिटेशंस के तौर पे इस चीज को देखा गया, ठीक है, इस चीज को लिमिटेशंस के तौर पे देखा गया इसमें लोथर मेयर कर्व में, ठीक, समझाया तो इन्होंने अच्छे से था, इन्होंने अपने समझ, जैसे कोई चीज को इंट्रोड्यूस करता है तो वो तो समझता है, दुनिया को समझाने के लिए दुनिया वाले बहुत सारे सवाल उठाते हैं उस पर, तो ये सवाल गलत नहीं था, ठीक है। अब आप ही लोग बता सकते हैं जैसे एक्स और एफ क्या है, इंक्रीजिंग कर्व पे, क्लोरीन भी और ब्रोमीन भी क्या है, इंक्रीजिंग कर्व पे, तो मैंने बोला, उन्होंने क्या बोला, मैंने नहीं, उन्होंने बोला क्या कि जो इंक्रीजिंग कर्व पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो एक्स और क्लोरीन की भी प्रॉपर्टी सेम हो सकती है क्या, ये कंफ्यूजन वाला केस है ना, हो सकती है नहीं हो सकती है, एक्स क्लोरीन के साथ क्या प्रॉपर्टी सिमिलर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ब्रोमीन के साथ सिमिलरिटी दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे जिनको वो क्लियर नहीं कर पाए, कौन, लोथर मेयर नहीं कर पाए इस चीज को, ठीक है, मतलब क्लियर हो ही नहीं रहा था ये चीज देख के, उनको तो क्लियर हुआ होगा मे बी, लेकिन वो दुनिया को इस चीज को नहीं समझा पाए, दुनिया इस चीज को लेके हमेशा कंफ्यूजन में रही, ठीक है, उस समय बहुत कंफ्यूजन में रही कि कैसे हम लोग क्लासिफाई करें, ठीक है, आपने जो कर दिया हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोग को कंफ्यूजन है, ये सब वगैरह वगैरह, तो इन्होंने ये चीज को देखा, ठीक है, तो बनाया तो इन्होंने यही सेम काम कर रहे थे, कौन, मेंडलीव भी कर रहे थे, लेकिन तो यही सेम काम मेंडलीव भी कर रहे थे, लेकिन वो किस बेसिस पे कर रहे थे, वो कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ टेबल, टेबल के बेसिस पे, टेबल को टेबल के फॉर्म में वो कर रहे थे और ये कर्व के फॉर्म में इस चीज को की, तो टैबुलर वाला चीज दुनिया को ज्यादा समझ में आया, ठीक है, और हम लोग को भी इस समय अगर कोई चीज टैबुलर फॉर्म में होगी, सिस्टमैटिक फॉर्म में होगी, तो हम लोग उस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। कर्व के माध्यम से अगर बहुत कॉम्प्लेक्स कर्व है, जो इनका कॉम्प्लेक्स था, जिसका आप लोग रियल इमेज देखेंगे तो आप लोग का सर्वे चकरा जाएगा, आप लोग चकरा के वहीं गिर जाएंगे, नाच के गिरेंगे वहीं पे, ठीक है। तो क्या हुआ था, इनका जो बहुत कंफ्यूजन वाला कर्व था, कंफ्यूजन मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था उनके कर्व का, तो आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन ही उससे पैदा होंगे। इस वजह से मेंडलीव का अगर कंपेयर किया जाए लोथर मेयर से, तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल मतलब पीरियोडिक लॉ जो उन्होंने दिया क्लासिफिकेशन, वो ज्यादा हिट हुआ, बहुत ज्यादा हिट हुआ। उस दौर में मेंडलीव ही थे जो एक ब्रेक थ्रू ले आए इस क्लासिफिकेशन के रूप में, और वो आगे बढ़े। ये भी ब्रेक थ्रू ले आए, इनका भी ब्रेक थ्रू कह सकते हैं, लेकिन इनका हिट नहीं हुआ, क्यों, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द कर्व, ठीक है। तो बात समझ में आई नहीं, ठीक है। तो लोथर मेयर कर्व दिए थे जिस बेसिस पे एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया था, और जो अगले साइंटिस्ट है मेंडलीव, उनके बारे में आप देखते हैं, उनका पीरियोडिक लॉ देखते हैं, उनका पीरियोडिक टेबल भी वो प्रपोज किए थे दुनिया के सामने, तो वो हम लोग देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग पढ़ते हैं मेंडलीव, अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू यहाँ पे मिला था, तो इस चीज की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का। तो आइए देखते हैं अपने अगले साइंटिस्ट के बारे में, मेंडलीव, जिन्होंने एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया किसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को करने में, ठीक है। मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन था उस दौर में बहुत ज्यादा रिमार्केबल था, बहुत ज्यादा बड़ा ब्रेक थ्रू था जो इन्होंने ले आया क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। जो एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन हो रही थी उस समय, इन्होंने बहुत बड़ा रिमार्केबल उसमें एक चेंज लाया, ठीक है। तो इनका देखते हैं अब, ठीक है, इनका आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इन्होंने क्या चेंजेस किए, क्या किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, किस बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, तो वो चीज आप जानने की कोशिश करते हैं मेंडलीव के बारे में, ठीक है। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उस दौर के,
इनका जो पीरियोडिक टेबल था जिसको भी हम लोग पढ़ेंगे बहुत ज्यादा हिट हुआ, ठीक है, उस समय बहुत ज्यादा हिट हुआ दुनिया के सामने, ठीक है। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया फिर से ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ठीक है, जो डुबिनियर करके आए थे, जो न्यूलैंड करके आए थे, जो लोथर मेयर करके आए थे, ठीक है। लोथर मेयर का भी जो कर्व था उसमें इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे ही आप देखेंगे तो एटम अरेंज थे, ठीक है। तो ये भी क्या किए उस प्रॉपर्टीज को, तो ये सिमिलर लेके चले, ही अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने अरेंज किया, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। ये तो कॉमन चीज थी, ठीक है, ये तो डुबिनियर भी किए थे, न्यूलैंड भी किए थे और लोथर मेयर भी किए थे, ये भी इन्होंने किया, ठीक है। दूसरा इन्होंने जैसे टॉपिक देख रहे हैं आप लोग मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मतलब इन्होंने कोई लॉ दिया, वो लॉ क्या था, लॉ का स्टेटमेंट क्या था, उस चीज को पहले हम लोग देख लेते हैं। सो ही सेड दैट इन हिज पीरियोडिक लॉ दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुनिएगा, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स is the periodic function of their atomic weight, is the periodic function of their atomic weight। कहना क्या चाह रहे हैं हम, फिर से एक बार डेफिनेशन सुन लीजिए, the chemical and the physical properties of the elements, the physical and chemical properties of the elements are the periodic function, इस चीज को हम लिख ही दे रहे हैं, ठीक है, the, इसको इन्वर्टेड कॉमा में, the physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic mass या weight लिख दिया, एक ही बात है दोनों, कंफ्यूजन मत करिएगा, एटॉमिक वेट, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्या लिखा हुआ है इस चीज को पढ़िए एक बार, क्या कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब यहाँ से पीरियोडिसिटी से लेना देना है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब जब इन्होंने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज किया तो देखा एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट आ रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज वाज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रीवियस वन, उस मेटल के आसपास, उस मेटल के नीचे, या जैसे जैसे अरेंज करते, जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट है, ठीक, ये एलिमेंट है, इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक बेस पे ऐसे अरेंज किया, ठीक है। जब वापस आया, जो अगला एलिमेंट आया, क्या किया, वो उस ग्रुप से पहले वाले एलिमेंट से क्या कर रहा था, अपनी प्रॉपर्टीज को मैच कर रहा था, सिमिलर प्रॉपर्टीज को ऑक्यूपाई कर रहा था, ठीक है। तो इस चीज को इन्होंने देखा, ये चीज छोटे लेवल पे बताया था किसने, न्यूलैंड्स ने, ठीक है, उन्होंने कैल्शियम तक इस चीज को बताया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी मेंडलीव की, वो सबसे बड़ा क्या बात थी इनके पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक लॉ में, कि इनके टाइम पे, सुन लीजिए, इनके टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन हो चुके थे, कितने, 63 एलिमेंट्स वर नोन at that time, 63 elements were known at the time of Mendeleev periodic table, और इन्होंने पूरे के पूरे 63 एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में जगह दी। बात समझ में आ रही है, मतलब कि जो पहले वाले साइंटिस्ट ने गलती की थी, जिनका लॉ कुछ एलिमेंट्स पे ही एप्लीकेबल हो रहा था, ये अपने पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स उस समय नोन थे, दैट इज 63, जितने भी एलिमेंट्स उस समय नोन थे, उन सबको उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में जगह दी, ठीक है। पीरियोडिक टेबल अभी हम लोग उनका देखेंगे, इस टॉपिक का जस्ट अगला लेक्चर वही है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो हम पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि ही placed all the 63 known elements at that time in his periodic table, जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था इनका, ठीक है, उस समय के दौर में, जब वहां पे कुछ ही साइंटिस्ट आए थे और अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन लिमिटेड एलिमेंट्स देके गए थे, इन्होंने पूरे के पूरे एलिमेंट्स को उठा के अपने पीरियोडिक टेबल में रखा और उनकी प्रॉपर्टीज को बकायदा अच्छे से एक्सप्लेन किया और एक सिस्टमैटिकल फॉर्म में अपना
पीरियोडिक टेबल दिया। तो चलिए देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल, मैं आप लोगों के सामने अभी बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल को हम लोग देख लेते हैं कि कैसा पीरियोडिक टेबल था, किसका, मेंडलीव का, ठीक है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज को, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं किस पे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे, जिसके हम लोग फिर मेरिट्स देखेंगे, कुछ लिमिटेशंस भी देखेंगे, ठीक है। तो और आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आप लोग मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि मैंने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बना के रखा है, जो उस टाइम उन्होंने प्रपोज किया था, ठीक है, जो दुनिया के सामने लाई है। पीरियोडिक टेबल बेसिकली उन्होंने रशियन लैंग्वेज में बनाया था, जो कि कोई भी दुनिया का, जो बस रशियन के लोग ही पढ़ सकते थे और कोई इसको डील नहीं कर पा रहा था इस चीज से। तो बहुत मॉडिफाई हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया और उसको दुनिया के सामने प्रपोज किया, ताकि बहुत वो पढ़ने लायक हो जाए, ठीक है, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल उस चीज को पढ़ सके, उस चीज को समझ सके, तभी ना वो चीज काम करेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो क्या किया, वो उसको मॉडिफाई किया गया उनके पीरियोडिक टेबल को। अगर आप लोग रशियन लैंग्वेज वाला देखेंगे, अगर गूगल पे टाइप करके रशियन लैंग्वेज वाला जो असली ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव का, उसको देखेंगे तो वो शायद ही आप लोग को समझ में आया, शायद क्या समझ, घंटा समझ में नहीं आने वाला, ठीक है, हमको खुद नहीं समझ में आया, ठीक है। बहुत सारे लोग इनको समझ में नहीं आता, बहुत के मैक्सिमम मेजॉरिटी या ऑल ओवर, मतलब हम बोलना चाहे तो एक तरीके से कोई भी उस समझ नहीं पाता है, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है, उस चीज को समझ नहीं पाता। तो उसको मॉडिफाई किया गया अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो ये इसका वर्जन एक है जिस लैंग्वेज में हम उसको समझते हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत क्लैरिफिकेशन के साथ मैंने इस पीरियोडिक टेबल को बनाया है, जिसका नाम है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो अभी मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की हम लोगों ने बात की थी कि उन्होंने अपने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था। और देख रहे हैं काफी सारे एलिमेंट्स है इसके अंदर, मतलब उस समय के जितने नोन एलिमेंट्स थे उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में सबको जगह दी थी, उस चीजों को सबको जगह दी थी अपने पीरियोडिक टेबल में। और उनका पीरियोडिक लॉ क्या था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, फंक्शन समझते हैं ना, फंक्शन क्या मतलब, कोई चीज जब दूसरे पे डिपेंड करती है, जैसे y = mx, y = mx होता है ना, y = fx, सॉरी, y = fx, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। मतलब जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी एलिमेंट की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो किसके फंक्शन है, उसके एटॉमिक वेट के फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, नॉट ओनली फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, मतलब which repeats after some time, the properties which comes again and again after some interval, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इस बेसिस पे इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, आप देख सकते हैं इस पीरियोडिक टेबल को, ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल को देख सकते हैं। इस पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे, किस बेसिस पे अरेंज्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज्ड है, ठीक है। तो इस पीरियोडिक टेबल के, इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के हम लोग कुछ लिमिटेशंस देखेंगे, कुछ एडवांटेज देखेंगे, क्या इससे फायदा हुआ, क्या इसका नुकसान हुआ, वो चीज हम लोग अब देखते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो बात करते हैं एक-एक करके। देखिए सबसे अच्छी बात थी इनका पीरियोडिक टेबल, पहले आप देख लीजिए, 2 मिनट हमारे जा रहे हैं, आप पॉज करके इस चीज को देख लीजिएगा, YouTube का यही फायदा है, आप पॉज करके इस चीज को देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं इस चीज को, इसके एडवांटेजेस, इसके लिमिटेशंस का बात करते हैं। सबसे पहले देखिए एडवांटेज की बात करते हैं। तो इनका पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं बहुत ही शालीनता से और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं आप लोग बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब उस समय के जितने भी नोन एलिमेंट्स थे वो सब इसमें हैं, मौजूद है, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी खासियत, इन्होंने शुरू करते हैं एक पॉइंट लेके, ठीक है। तो देखिए इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को 8 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया, 8 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया। देखिए आप लोग नंबर देख सकते हो, ऊपर रोमन नंबर में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल मतलब ऐसे 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 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया, जिनको इन्होंने नाम दिया क्या, ग्रुप्स। नाम क्या दिया, ग्रुप्स। एट दैट टाइम मेंडलीव ने, ये क्या है, वर्टिकल कॉलम क्या है, ग्रुप्स। और 7 हॉरिजॉन्टल रोज, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज उन्होंने बनाए, जिनको उन्होंने नाम दिया क्या, पीरियड्स, ठीक है, जिनको उन्होंने नाम दिया क्या, पीरियड्स। दिस इज वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप्स एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स, ठीक, नोन एज पीरियड्स, ठीक। सबसे चीज ये। अब देखिए अगली बात, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक, अरेंज किया। अब ऐसा देखा, देखिए ग्रुप को डिवाइड किया, साथ ही साथ 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, ए बी ए बी ए बी ए बी, कहां तक, 7th ग्रुप तक, 7th ग्रुप तक ए बी फॉर्म में उसको डिवाइड किया। देखा कि
ए की प्रॉपर्टीज अलग है, बी की प्रॉपर्टीज अलग है, मतलब ये जो ओवरऑल फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो सकती है, कहीं ना कहीं इनकी प्रॉपर्टीज उनके अनुसार सिमिलर हो सकती है। लेकिन जो ए वाला, जो पर्टिकुलर सब ग्रुप ए है, उन सब की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। जो पर्टिकुलर सब ग्रुप बी है, उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी एज इन ग्रुप वन। ग्रुप ए में देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में, ग्रुप ए में देखिए, सब ग्रुप ए में, तो जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सब ए में लाई कर रहे हैं, सब ग्रुप ए में लाई कर रहे हैं, मतलब इन सब की प्रॉपर्टी सेम है। और यहाँ बी पे कॉपर और सिल्वर की प्रॉपर्टी सेम है। और ये ओवरऑल ग्रुप वन में कहीं ना कहीं कॉपर की प्रॉपर्टी पोटेशियम से मैच करती है, सिल्वर की प्रॉपर्टी रुबिडियम से मैच करती है, ऐसा उन्होंने कहा। किसने? मेंडलीव ने ऐसा उन्होंने कहा। ऐसे ही सब ग्रुप्स के बारे में ए और बी में बटा हुआ है, ठीक। तो ये उनका था दूसरा पॉइंट कि इन्होंने सब एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे उसको अरेंज किया, बेस बकायदा बहुत अच्छे से अरेंज किया, सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी इनकी क्या थी? इनकी अगली प्रॉपर्टी कहीं कहीं ये सब कहीं कहीं पे इन्होंने स्पेस छोड़ा हुआ था अपने पीरियोडिक टेबल में, कहीं कहीं पे स्पेस छोड़ा हुआ था। जैसे देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम के नीचे, यहाँ पे एल्युमिनियम के नीचे, यहाँ पे इन्होंने स्पेस छोड़ा हुआ है, देख रहे हैं? एल्युमिनियम के नीचे यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है, बहुत सारे स्पेस है। सिलिकॉन के नीचे यहाँ पे भी स्पेस छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम इन दोनों स्पेस की बात करते हैं। एल्युमिनियम के नीचे स्पेस छोड़ा है, सिलिकॉन के नीचे स्पेस छोड़ा है। और स्पेस छोड़ा है क्यों? क्योंकि उनको पता था, जैसे मान लो एल्युमिनियम के बाद जो अगला इंडियम आ रहा है, अगला एलिमेंट इंडियम आ रहा है, अगर ऐसे मूव करें तो देख रहे थे कि एटॉमिक मास बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, बहुत ज्यादा गैप आ जा रहा है इन दोनों के एटॉमिक मास में, मतलब हो सकता है कि इनके बीच में कोई एक एलिमेंट हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने पीरियोडिक टेबल में स्पेस छोड़ा, ठीक है। समझ रहे हैं? देखिए कितना दिमाग लगा रहा है। इसमें एल्युमिनियम में और इंडियम के एटॉमिक मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था, तो उन्होंने कहा शायद हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर हो जो इन दोनों के बीच का मास रखता होगा, तो उन्होंने उस एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या किया? स्पेस छोड़ दिया। सिमिलरली सिलिकॉन के बाद ये SN आ रहा है, टिन आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि सिलिकॉन के बाद टिन आ रहा है और इसका डिफरेंस मास का बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दिया और प्रेडिक्ट कर दिया कि फ्यूचर में इसके एलिमेंट्स आएंगे जो इस प्लेस पे सुटेबली एग्जिस्ट करेंगे, बैठेंगे। जो इन्होंने स्पेस छोड़ा इस पोजीशन पे, यहाँ पे आएंगे एलिमेंट, फ्यूचर में डिस्कवर होंगे और यहाँ पे आके ठीक तरीके से बैठेंगे, एकदम परफेक्टली बैठेंगे, ठीक है। तो इन्होंने स्पेस छोड़ दिया। दूसरा इनका मेरिट था, बहुत अच्छा मेरिट था, इन्होंने ही लेफ्ट स्पेसेस, क्या? मेरी बातों को नोट करते चलिएगा, दैट ही लेफ्ट स्पेसेस इन बिटवीन the elements and predicted that in future the new elements will be discovered and will fit suitable in this gap, ठीक है। इस गैप में सुटेबली वो सब फिट होंगे, बैठेंगे, ठीक है। तो ये जो गैप है, और साथ ही साथ सुनिए, ये तो गैप तो दे ही दिया, साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टी भी प्रेडिक्ट कर दी कि ये इतने एटॉमिक मास होंगे, ठीक है। इनका नाम बता दिया था। उस जमाने में जो एल्युमिनियम के नीचे जो एलिमेंट आ रहा था उसको उन्होंने नाम दिया क्या? एका एल्युमिनियम, एका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के नीचे वाला जो गैप था उसको उन्होंने नाम दिया एका एल्युमिनियम, एका एल्युमिनियम। और सिलिकॉन के नीचे जो नाम था उसको दिया एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन, जिसको आज की डेट में हम लोग क्या जानते हैं? एका एल्युमिनियम को जानते हैं हम लोग क्या? एका एल्युमिनियम को हम लोग गैलियम के नाम से जानते हैं और एका सिलिकॉन को हम लोग जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। एट प्रेजेंट वी नो दैट इसके नीचे क्या आता है? गैलियम आता है और इसके नीचे क्या आता है? जर्मेनियम आता है, ठीक है। GeNGa, दिस इज Ga एट प्रेजेंट, ये Ga है और ये Ge है, ठीक है। समझाने के लिए उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। और इसमें आप लोग देख रहे होंगे नोबल गैस में नहीं है, ठीक है। तो नोबल गैस का तो डिस्कवरी इसके बाद हुआ, मेंडलीव के जस्ट बाद हुआ था वो, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। पीरियोडिक टेबल इन्होंने बहुत अच्छे से अपने एलिमेंट्स को इसमें अरेंज किया, बहुत अच्छे से अरेंज किया, मतलब, और साथ ही साथ उनके लिए भी स्पेस छोड़ा जो अभी डिस्कवर नहीं थे। साथ ही साथ उन्होंने उस एलिमेंट्स के लिए भी स्पेस छोड़ा जो अभी डिस्कवर हुए नहीं थे, लेकिन उन्होंने बोला कि फ्यूचर में डिस्कवर होंगे। साथ ही उनका नाम रख दिया, प्रॉपर्टी बता दी, अच्छे से अरेंज कर दिया, ठीक है। और एक चीज, ठीक है, ये तो हो गए इनके मेरिट्स, ये तो हो गए इनके मेरिट्स, मतलब ये बहुत अच्छे से अपने, और इनका जो पीरियोडिक टेबल था उस समय बहुत हिट हुआ, बहुत फेमस हुआ, क्योंकि उन्होंने सभी एलिमेंट्स को रखा, प्रॉपर्टीज अच्छे से एक्सप्लेन की, ग्रुप में बांटा, पीरियड्स में बांटा, ठीक है, बहुत सिस्टमैटिक ऑर्डर में वो चीज लिखा, तो ये बहुत फेमस हुआ, बहुत हिट हुआ, ठीक है। ये सब इनके मेरिट्स है। डीमेरिट्स पे बात करते हैं, ठीक है, डीमेरिट्स पे बात करते हैं। देखिए डीमेरिट्स में सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला पॉइंट कि कहीं कहीं उन्होंने डिसिमिलर एटम मतलब जो कि अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ, मतलब जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, उन एलिमेंट्स को भी एक साथ रख दिया कहीं कहीं। जैसे पहले ग्रुप में देखिए पोटेशियम और कॉपर, रुबिडियम और सिल्वर, ठीक है, इन लोगों को क्या किए? एक साथ रख दिए। हम लोग जानते हैं आज के जमाने में कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज में कोई
मैच नहीं है, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं, देयर इज नो एनी मैच इन दिस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सिमिलर डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया, ठीक है। और कभी कभी क्या किया, एग्जांपल हम ले सकते हैं पोटेशियम और कॉपर का, ठीक है, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया। अगला क्या था इनका कि सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स थे उनको उसको इन्होंने क्या किया, सेपरेट कर दिया, ठीक है, सेपरेट कर दिया। जैसे प्लैटिनम और गोल्ड, जैसे प्लैटिनम और गोल्ड, देखिए प्लैटिनम और गोल्ड, प्लैटिनम यहाँ है, गोल्ड कहाँ है, इसमें गोल्ड कहाँ है, यहाँ पे गोल्ड आता है, सॉरी मुझसे हम लिखे नहीं है इसको, ठीक है, यहाँ पे गोल्ड आता है, ठीक है, यहाँ गोल्ड आता है। प्लैटिनम को यहाँ इन्होंने रखा, प्लैटिनम को यहाँ रखा और गोल्ड को यहाँ रखा। हम लोग जानते हैं ये सब क्या है, ये सब एक ग्रुप के एलिमेंट्स है, ये सब एक ग्रुप के एलिमेंट्स है, इसलिए क्या होता है, एक ग्रुप के एलिमेंट्स है, इस वजह से इनको एक साथ रखना चाहिए था उनको, लेकिन ये एक साथ नहीं रखे, इन दोनों को अलग अलग रखे। तो इनका दूसरा लिमिटेशन था कि डिसिमिलर, जो सिमिलर एटम थे उनको सेपरेट कर दिया और जो डिसिमिलर एटम थे उनको एक साथ ला दिया, ठीक है, समझ में आया? आई थिंक ये दो पॉइंट आपको समझ में आया, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, ठीक है, तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस, थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट से हम लोग एक्सप्लेन करना है। पहला क्या था, पहला क्या हम लोगों ने बताया कि उसका जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने डिफरेंटली प्लेस किया था, ठीक है, डिफरेंटली प्लेस किया था, लाइक ये गोल्ड और प्लैटिनम क्या है, इनको डिफरेंटली प्लेस किया है, इनको अलग अलग प्लेस किया है, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, ठीक है। और जो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको एक साथ रखा है, कहाँ पे, जैसे यहाँ पे पोटेशियम और कॉपर को इन्होंने एक साथ रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिसिमिलर को एक साथ रखे थे और सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को अलग अलग रखे थे, दो प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टीज ये थी कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है, और क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, और इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, मतलब एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया गया था, इन्होंने इसमें किया था। इस वजह से इनको आइसोटोप्स को भी जगह देनी चाहिए थी क्योंकि उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, समझ रहे हैं बात? यहाँ पे आइसोटोप्स का कांसेप्ट वगैरह फेल होने लगा था, समझ रहे हैं? आइसोटोप्स का कांसेप्ट मतलब आइसोटोप्स को इस पीरियोडिक टेबल में अप्लाई करने का, पुट करने का कांसेप्ट फेल होने लगा था, क्योंकि कहीं देखिए इन्होंने बस हाइड्रोजन को यहाँ पे प्लेस किया, हाइड्रोजन आप लोगों को दिख रहा होगा, बस हाइड्रोजन को प्लेस किया, जबकि इसके दो और आइसोटोप्स है, व्हाट इज अदर टू, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को ये क्या किए, अपने पीरियोडिक टेबल में जगह ही नहीं दिए, जबकि उन लोगों का भी एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, देना चाहिए था जगह। हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे, जिस बेसिस पे वो अरेंज कर रहे थे, उनको भी देना चाहिए था जगह, लेकिन ये नहीं दिए। तो तीसरा लिमिटेशन क्या था, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, इट डज नॉट प्रेडिक्ट द अरेंजमेंट और द पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। समझ में आया? तीसरा पॉइंट समझ में आया। चौथा पॉइंट बात करते हैं एनॉर्मस पेयर की, ठीक है, एनॉर्मस पेयर, कहीं कहीं पे इनका जो अरेंजमेंट था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट वो फॉलो नहीं हो रहा था। एनॉर्मस पेयर क्या होता है, जहां पे कुछ बदलाव या कुछ उल्टा सीधा कुछ एक्सेप्शन टाइप आ जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं एनॉर्मस पेयर। एनॉर्मस पेयर मतलब, एनॉर्मस पेयर यहाँ कहने का सेंस ये है कि जो इंक्रीजिंग, जो इनका सीक्वेंस था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे, ठीक है, कहीं कहीं मतलब जिसका एटॉमिक मास कम वो पहले आएगा और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा वो बाद में आएगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो रहा था जहां पे ज्यादा एटॉमिक मास पहले आ जा रहा था, मतलब जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज्यादा था, एटॉमिक वेट ज्यादा था, वो पहले आ जा रहा था, और दूसरा वाला बाद में, जिसका कम था वो बाद में आ जा रहा था। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट और निकल को देखिए, ठीक है, कोबाल्ट और निकल को देखिए, कोबाल्ट और निकल को देखेंगे, ठीक है, तो कोबाल्ट और निकल को देखेंगे तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास होता है, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास होता है वो ज्यादा होता है। कोबाल्ट का नाम लिख दें, कोबाल्ट हैज ग्रेटर एटॉमिक मास देन निकल, ठीक, तो इसको तो बाद में आना चाहिए था लेकिन ये पहले आ गया, ठीक है। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप एक एग्जांपल से ही समझिए, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ, मतलब एनॉर्मस पेयर कहने का क्या मतलब है कि जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था उसको उन्होंने पहले रखा और जिसका कम था उसको बाद में रखा, तो ये तो अरेंजमेंट सही नहीं हुआ ना। वो किस बेसिस पे अरेंज किए थे भाई, वो अरेंज किए थे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जिसका कम वो पहले, जिसका ज्यादा वो बाद में, लेकिन यहाँ पे वो चीज फॉलो नहीं हुई, ठीक है। तो ये भी इनका एक लिमिटेशन था, इनका भी एक लिमिटेशन था। और एक सबसे महत्वपूर्ण लिमिटेशन जो आज पीरियोडिक टेबल में भी लिमिटेशन है, क्या, कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब देखिए यहाँ पे इनको रखा गया है किस
ग्रुप में? पहले ग्रुप में। क्यों? क्योंकि पहले ग्रुप में सबकी वैलेंसी कितनी होती है? पहले ग्रुप में अभी हम लोग डील करेंगे, जब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें हम लोग डील करेंगे इस चीज को, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी हाइड्रोजन को कहां रखे हैं? फर्स्ट ग्रुप में। और फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है? फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी होती है 1 और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी कितनी होती है? 1। इसलिए इसको रखा गया है कहां? फर्स्ट ग्रुप में। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज कहां? नॉन मेटल से भी मैच करती है। नॉन मेटल्स इन द सेंस जो हैलोजन फैमिली है, हैलोजन फैमिली यहां पे नहीं है इसमें, ठीक है, हैलोजन फैमिली इसमें नहीं है, जो हम लोग लॉन्ग फॉर्म में देखे उसमें होती है। तो उसके साथ भी इसको क्या किया? रखा गया है, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज जो है, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है वो हैलोजन फैमिली से भी मैच कर रही थी, लेकिन फर्स्ट ग्रुप से भी मैच कर रही थी। देख रहे हैं वैलेंसी सेम है सब ग्रुप की, ठीक है। इसकी भी वैलेंसी कितनी है? हाइड्रोजन की 1 है, तो इसलिए उसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया, ठीक है। मतलब पोजीशन उसकी, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज हैलोजन से भी मिल रही है, फर्स्ट ग्रुप से मिल रही है, तो क्यों उसको फर्स्ट ग्रुप में ही रखा गया है? क्यों नहीं हैलोजन के साथ रखा गया है? ये चर्चाएं आज तक चल रही हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी ये अभी इसका सॉल्यूशन नहीं आया है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ आल्सो ऑन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव का ये लिमिटेशन अभी तक चलता आ रहा है, कौन सा? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाला, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने पॉइंट्स देखे? काउंट कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला पॉइंट कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को इन्होंने दूर दूर रखा, ठीक, सुनिएगा और नोट भी करते चलिएगा। सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को इन्होंने दूर दूर रखा, अलग अलग ग्रुप में रखा, ठीक है। और जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको क्या रखा? जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स उनको दूर दूर रखा। तो जो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको इन्होंने क्या किया? एक साथ रखा, ठीक। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। जबकि ये अरेंजमेंट किए थे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो आइसोटोप्स का भी मास डिफरेंट ही होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, नंबर के बेस पे नहीं किए थे, मास के बेस पे किए थे, तो इनको उसकी भी जगह देनी चाहिए थी इसमें, ठीक है, नहीं दिए। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या था? एनोनिमस पेयर। एनोनिमस पेयर मतलब ये कोबाल्ट और निकल वाला, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसको पहले रख दिए थे और जिसका एटॉमिक मास कम उसको बाद में रख दिए थे, जो कि सही नहीं है, ठीक। और पांचवा और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन क्या था? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इट डज नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन whether it's to be with halogen family or with the first group element, ठीक है। तो ये बहुत इनके लिमिटेशंस थे, ठीक है। लेकिन इनका उस जमाने में बहुत हिट हुआ। जमाने में क्या मतलब, उस ट्रेंड में जो भी पीरियोडिक लॉज वगैरह, लिमिटेशंस और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आ रहे थे, उनमें उस दौर में सबसे ज्यादा, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा पीरियोडिक टेबल माना गया मेंडलीव का, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी बात कि सभी एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में जगह दी, अपना जो पीरियोडिक लॉ था सब पे अप्लाई करके देखा और देखा कि बहुत हद तक वो पीरियोडिक लॉ फॉलो कर रहा है इन एलिमेंट्स पे, ठीक है, फॉलो कर रहा है, अच्छी बात है। अब इनको देखिए, अब जैसे जैसे आगे बढ़ा समय तो और साइंटिस्ट आए, ठीक है। एक आए हेनरी मोजले, साइंटिस्ट थे हेनरी मोजले, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कांसेप्ट लाया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब इससे में कुछ मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उन्होंने करेक्शन किया और नया मॉडल ले आया, क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जहां से लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो हम लोग आज के डेट में पढ़ते हैं उसका पीरियोडिक टेबल हम लोग देखेंगे और अलग अलग एलिमेंट्स का अरेंजमेंट जो आज के डेट में पढ़ रहे हैं वो सब देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए देखिए, पहले तो सुन लीजिए, मेंडलीव बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इसके लिए आप लोग देखे होंगे कि आज के डेट में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एक एलिमेंट है विद एटॉमिक नंबर 101 which is मेंडेलिवियम। इनके नाम पे एक एलिमेंट का नाम पड़ा है, इनको नोबेल प्राइज भी ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी खोज किए थे, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ले आए थे उस क्लासिफिकेशन वाले दौर में, तो इसलिए इनका नाम बहुत बड़ा है मेंडलीव का। ये पीरियोडिक टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिमिटेशंस, इसके मेरिट्स, इसके डीमेरिट्स आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आज के लिए हम लोग इसी कंसेप्ट पे, इसी टॉपिक पे इस वीडियो को रोकते हैं और अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे अपना अगला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि प्रपोज किया था किसने? हेनरी मोजले। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।